Hello everyone. In this very video, we are going to deal with a very amazing topic that is GST. GST एक इतना इम्पॉर्टेंट टर्म है, इतना इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि ये GST होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं GST को से रिलेटेड सारी नॉलेज आपको देने वाली हूँ कि GST क्या होता है, GST काउंसिल क्या है इंडिया में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि GST एक तरीके का टैक्स है। तो ये टैक्स है कि टैक्स कितने तरीके के होते हैं और क्यों होते हैं टैक्सेस, टैक्स होना क्यों ज़रूरी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है टैक्स लेना, और क्या फ्रेमवर्क है GST का इंडिया में, बेनिफिट क्या है GST के, और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। ये सब कुछ हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो एंड तक इस वीडियो को देखिए और जानिए कि GST होता क्या है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको GST से रिलेटेड पूरी नॉलेज मिल जाएगी, वो भी वेरी सिंपल वर्ड्स में। सो look at the video at till the end. Now coming to the very first concept that is really important to understand the concept of GST, that is tax is a compulsory contribution to the state revenue levied by government on income, profit, value added to the cost of goods and services and other transactions. So here the two important terms are compulsory and compulsory contribution to the state revenue. इसका मतलब ये हुआ कि GST एक तरीके का कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टेट रेवेन्यू की तरफ। तो ये तो एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये कंपलसरी है, हम लोगों को देना ही है हर हाल में। अगर हम टैक्स के लाइबिलिटी के अंडर आते हैं तो हम लोगों को ये पेमेंट करनी ही है, और ये जो है ये लेवाइड किया जाता है बाय गवर्नमेंट के द्वारा ऑन आवर इनकम्स। हमारी जो इनकम है, प्रॉफिट है, या फिर हम लोगों ने किसी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड किया है, ऑन कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, तो उन सब पे टैक्स लगता है। तो जब भी हम जैसे टैक्स एक तरीके, जैसे कि हम जानते हैं कि टैक्स एक सिस्टम है जिसके थ्रू की मनी कलेक्ट किया जाता है लोगों से, एंड फिर हम ही लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ के लिए अलाउ करता है? तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ के लिए अलाउ करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246 ये तीनों टैक्स के बारे में बात करते हैं। और अगर हम देखें कि ये बेसिस क्या है किसी भी टैक्स का लेवाई करने के पीछे, तो सबसे पहला बड़ा आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 265, जिसमें कि ये कहा गया है कि टैक्स कैन ओनली बी लेवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ। इसका मतलब कि टैक्स सिर्फ तभी लेवाई किया जा सकता है जबकि उसमें लॉ का कंट्रीब्यूशन हो। मीन्स अगर लॉ अलाउ नहीं करेगा तो आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने तरीके के टैक्सेस होते हैं। तो टैक्स दो तरीके के होते हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट टैक्स में जो है बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इसमें बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जिसके ऊपर इस टैक्स लग रहा है उसी को उसको पे भी करना है। ये एक प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इसलिए होता है क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। और जो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनमें बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इसमें मतलब कि जो लास्ट यूज़र होता है उसे पे करना होता है, तो बर्डन इसमें शिफ्ट होता है। दूसरा ये होता है कि नॉट अ डायरेक्ट पिंच। इसमें ये नहीं होता कि आप डायरेक्टली आपको लगेगा कि आप टैक्स दे रहे हो। जैसे कि अगर हम लोग कुछ भी डेयरी मिल्क चॉकलेट खाते हैं तो फिर हम लोग उस पर GST पे करते हैं, पर वो हम लोगों को हर्ट नहीं करता कि अरे यार मैंने तो इतना GST पे कर दिया इसके लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोगों को पता भी नहीं चलता और हम टैक्स पे भी कर देते हैं। तो ये एक डायरेक्ट पिंच नहीं होता, ये थोड़ा लिबरल है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। ये एक इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है क्योंकि इससे दाम बढ़ते हैं चीज़ों के, और ये सोशल वेलफेयर में भी हेल्प करता है क्योंकि जैसे कि आप सबको पता होगा कि टोबैको ये सब पे बहुत ज़्यादा GST लगता है, तो ये एक सोशल वेलफेयर का भी काम करते हैं। Now coming to the very another article that supports taxes in article 246, जिसमें कि इंट्रा स्टेट सप्लाई जो कि होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई इसमें होता है कि दो स्टेट्स, एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई भी है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी वहीं पे बनता है और वहीं पे बिकता है। और इंटर स्टेट सप्लाई में ये होता है कि दो स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व होता है। इंटर स्टेट सप्लाई में एक्सक्लूसिव राइट होता है पार्लियामेंट के पास, और इंटर स्टेट में IGST लगता है। इंट्रा स्टेट में सप्लाई में CGST और SGST लगता है। आर्टिकल
245 में अगर हम देखें तो इसमें पावर दिया गया है कि इसमें पावर दिया गया है कि कैसे टैक्स आप ले सकते हैं, और 246 में कॉन्करेंट पावर्स दिया गया है, डिवीज़न किया हुआ है पावर का। 7th शेड्यूल में लिस्ट दिया हुआ है कि स्टेट का कहाँ कहाँ पे पावर है, कहाँ किस किस चीज़ों पे आप टैक्स ले सकते हैं, और एक बाकी सारी लिस्ट दी हुई हैं कि यूनियन कहाँ कहाँ पे टैक्स ले सकती है। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है? तो जीएसटी काउंसिल जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका काम क्या होता है? तो ये रेजोल्यूशन पास करती है या फिर रिकमेंडेशन देता है, मतलब कि इसको अगर लगता है कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए ये, तो वो रिकमेंडेशन देता है जहाँ पे भी वो देना चाहे। तो हम लोग देखेंगे कि मेंबर्स कौन कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल के। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है यहाँ के चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट होता है। डिसीजन जो होता है इसमें 75% वोट नेसेसरी होता है किसी भी डिसीजन को पास होने के लिए, जिसमें मीटिंग का कोरम होना चाहिए, 1/2 ऑफ द मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो होता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में अगर हम देखें तो टू और मोर स्टेट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या होता है कि दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने का काम भी जीएसटी काउंसिल का ही होता है। अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, दैट इज़ डेफिनेशन क्या है जीएसटी की? तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैं आपको बता दूं कि अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगती है, उस पर लगता है जैसे अगर हम बात करें कि टोबैको पे, तो इस पे जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों ही लगती है, पर अल्कोहल जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है उस पर जीएसटी नहीं लगती है, उस पर बाकी चीज़ें लगती हैं, एक्साइज ड्यूटी ये सब लगती हैं, पर जीएसटी नहीं लगती है। अब वो लगेंगी अगर जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करता है। तो अगर हम इंडिया में फ्रेमवर्क देखना चाहें कि जीएसटी का कैसा फ्रेमवर्क है, तो डुअल जीएसटी मॉडल है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होता है लॉ बनाने का और टैक्स अप्लाई करने का। टैक्स जो है इनकम पे लगती है, प्रॉपर्टी पे लगती है, सप्लाई पे लगता है गुड्स और सर्विसेज का, कस्टम पे लगता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। Now moving further with the benefits of the GST, which is another very important कंसेप्ट अंडर जीएसटी, दैट कि आखिर जीएसटी की ज़रूरत क्या है। जब पहले डायरेक्ट टैक्सेस था तो ये जीएसटी लाने की क्या ज़रूरत थी? तो जैसे कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस जब था वैट ये सब था, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था, क्योंकि स्टेट के कुछ पावर स्टेट्स के पास है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेट ऑफ नहीं हो पाता था। लेकिन इसमें क्या है, वन टैक्स वन नेशन, पूरे नेशन के लिए सिर्फ एक टैक्स लगता है। कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करता है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, बहुत टाइम हो गया लॉन्च हुए, तो ये इस इनिशिएटिव को भी बहुत अच्छे से प्रमोट करता है, बिज़नेस को बहुत इजी कर देता है बिज़नेस करना, क्योंकि आपको एक ही बार टैक्स देना है, और मतलब आपके ऊपर ये नहीं कि आप मैन्युफैक्चर पे दो टैक्स, फिर उस प्रोडक्शन पे टैक्स दो, फिर सप्लाई पे टैक्स दो। तो ये टेक्निकल नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो बिज़नेस को कहीं पे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये हर तरीके से बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट के लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि टैक्स उन्हें मिल जाती है, इंस्टॉलमेंट में टैक्स आराम से मिल जाता है। ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेस में ये होता था कि ज़्यादा लोग टैक्स पे ही नहीं करते थे, अपनी इनकम रिवील ही नहीं करते थे। पर इसमें यह है कि गवर्नमेंट को अपने पूरा टैक्स इंस्टॉलमेंट में बहुत ईजीली मिल जाता है, जो कि ट्रेड को भी इससे बहुत ज़्यादा आराम है, ट्रेड करना, ट्रांजैक्शन करना, कि कहीं पे भी इंटरस्टेट सब कुछ बहुत इजी हो गया। कंज्यूमर्स के लिए तो है ही, क्योंकि हमारे लिए ये डायरेक्ट पिंच नहीं होता, हमें कभी अफसोस नहीं होता है टैक्स पे करते वक्त। अगर हम इसके चार्जिंग सेक्शंस के बारे में देखें तो सेक्शन 9 और सेक्शन 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट CGST, ये इंट्रास्टेट सप्लाई के बारे में बात करता है, जिसमें मैक्सिमम रेट 20 होता है। और हम इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ टैक्सेबल पर्सन। ये टैक्सेबल पर्सन होते क्या कौन है और किन पे टैक्स देगा? रजिस्टर और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24, यही होते हैं टैक्सेबल पर्सन। सो गाइज, इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है, दैट इज़ रिवर्स चार्ज सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है। इसमें रेसिपिएंट हैव टू पे ऑन रिकमेंडेशन, इसमें रेसिपिएंट को जो है पे करना होता है
रेसिपेंट जो रिसीव कर रहे हैं उस सर्विस को, उसको पे करना है। जैसे कंपनी को क्या डायरेक्टर्स अगर उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनमें कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें टैक्स जो है डायरेक्टर को नहीं पे करना है, जबकि उस कंपनी को पे करना है जो कि उनसे सर्विसेज ले रहे हैं। सेक्शन 5 टॉक अबाउट IGST, दैट इज़ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। सेक्शन 7, 8 एंड 9 ऑफ IGST डिफाइन करता है क्राइटेरिया टू फॉर इंटर एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई, कि ये इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई का क्या क्राइटेरिया है, किसको इंटर स्टेट सप्लाई मिलेंगे, किसको इंट्रा स्टेट मिलेंगे, ये सब कुछ इसमें पता चलता है। सो गाइज, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है इसमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।